जनसुलभ पुस्तकालय के फेसबुक पेज से मैं प्रियदर्शन आप लोगों से मुखातिब हूँ। 7 बजे का समय मुझे अर्पण जी ने दिया था, अर्पण कुमार जी ने। उसके हिसाब से मैं आ गया हूँ, कुछ संकोच के साथ, कुछ दुविधा के साथ, क्योंकि ये एहसास है कि जो विषय, जो व्यक्ति उन्होंने मुझे मेरे लिए रखा है, वो बहुत आसान काम नहीं है। अनुपम जी की स्मृति, अनुपम जी के काम पर बोलना, असल में इस बोलने के पीछे कई तरह की दुविधाएं काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। हाँ, पूनम जी तो दिखी मुझे। नमस्कार पूनम जी। और अब मैं भावना जी भी दिख रही हैं। तो अब मैं आप सबके संबोधन पे नज़र तो रखूंगा, लेकिन सबका जवाब देने की कोशिश में वो एकाग्रता भंग हो जाएगी, जिसके बिना अनुपम जी के व्यक्तित्व को याद करने में जो सम्मान, जो गरिमा दिखानी चाहिए, वो नहीं संभव होगी। तो इसलिए मैं अब अनुपम जी पे फोकस करूंगा ध्यान। आप तमाम मित्रों का नमस्कार। अनुपम जी के बारे में बोलना बहुत आसान काम नहीं है। इसकी दो वजह है, क्योंकि अनुपम जी को जब आप याद करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी याद आते हैं। आपको प्रभाष जोशी की याद आती है, आपको भवानी प्रसाद मिश्र की याद आती है, मुझे तो मंगलेश डबराल की भी याद आती है। इत्तेफाक से हम एक ऐसे समय में अनुपम जी की स्मृति की बात लेकर बैठे हैं जब मैं मतलब महसूस कर रहा हूं कि मौत अपने आसपास बिल्कुल एक बीमारी की शक्ल में टहल रही है। उसने हमारे बहुत सारे प्रियजनों को इस बीच हमसे अलग कर दिया है। मंगलेश डबराल जिनका जिक्र मैं कर रहा था, वो मेरे सहकर्मी भी रहे, बिल्कुल पड़ोसी भी रहे, और समकालीन अग्रज कवि लेखक तो रहे ही, जिनसे हम सब ने बहुत सारा संवाद किया, बहुत सारी बातें सीखी भी होंगी। तो वैसे और भी लोग हैं। चंद्रकिरण राठी जी, 2 दिन पहले उनका निधन हुआ, जो बहुत अच्छी अनुवादिका, बहुत अच्छी लेखिका खुद थी। हालांकि प्रयाग जी की बहन और गिरधर राठी जी की पत्नी होने के की जो के रूप में उनकी जो पहचान थी, उसने कई बार मुझे लगता है कि उनके लेखक रूप के साथ न्याय नहीं किया। नमस्ते शंपा जी। अनुशासन तोड़ के मैं आपका अभिवादन करता हूँ। खैर, तो अनुपम जी को याद करते हुए सबसे पहले मुझे भवानी प्रसाद मिश्र याद आते हैं। हालांकि अनुपम जी कभी इस बात का उल्लेख नहीं करते थे। मुझे 1996 में मेरा परिचय उनसे हुआ था, और तब से करीब 2 दशकों से का जो समय था, अंतराल था, उसमें कभी उन्होंने यह याद अलग से कराने की या करने की कोशिश नहीं की कि भवानी बाबू के बेटे हैं वो। लेकिन मुझे भवानी प्रसाद मिश्र का ख्याल 2 वजहों से आता है। जब मैं अनुपम जी के देशज ठाठ के बारे में सोचता हूँ, जब उनकी देशज सादगी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कहाँ से मिली है वो। तो वो मुझे लगता है कि भवानी प्रसाद मिश्र की जो गांधीवादी सादगी वाली अ, विरासत है, वो अनुपम जी ने ग्रहण की। और अचानक मुझे वो कविता उनकी याद आ रही है, भवानी बाबू की, अपने बाने, वो मैं उस कविता का नाम अभी भूल रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि वो कविता मुझे ध्यान आ जाए तुरंत। जो वो बोलते हैं कि मतलब अपने अपने देशज बाने पे जो वो ठाठ दिखाते हैं अपनी कविता में, कमाल की कविता, आप सबने पढ़ी भी होगी। वो कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो मिल जाए उस कविता से। मैं एक लय अपने लिए बनाना चाहता हूँ। तो वो जो सादगी है, वो सादगी अनुपम जी की एक अनुपम निधि थी, जिसके बारे में सब लोग परिचित हैं जिससे। और उसमें
ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अलग से बता सकूं, लेकिन उस सादगी के साथ जो सुंदरता का मेल था, उस सादगी के साथ जो बहुत सारी दूसरी चीजें थीं, उनका उल्लेख जरूरी है। मुझे अचानक ख्याल आया कि एक बार अनुपम जी ने भवानी प्रसाद मिश्र का जिक्र किया था मुझसे। अब वो प्रसंग ये था कि उन्होंने मुझे बताया, और वो कविता मैं अब भी खोज रहा हूं अगर कहीं मुझे मिल जाए, कि 1962 के समय जब बहुत सारे लोग चीन के युद्ध के समय भारतीय सेना, भारतीय पौरुष को ललकारने वाली वीर रस की कविताएं लिख रहे थे और अपनी राष्ट्रीयता का फर्ज अदा कर रहे थे, सबको लग रहा था कि चीन के विरुद्ध भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना आवश्यक है। तो उस मनोबल के लिए वो जो कविताएं लिख रहे थे, उसके बीच ये मुझे अनुपम जी ने बताया कि एक कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने भी लिखी थी, और उस कविता में वो बोलते हैं कि गांधी जी, हमने आपको भुला दिया। अगर आपकी स्मृति हमारे बीच बची होती तो सीमाओं पर हमारे सैनिक नहीं होते, स्वयं सेवक होते, और तब चीन शायद हमारी सरहदों को पार करने की कोशिश नहीं करता। इस कल्पना में, भवानी प्रसाद मिश्र की इस कल्पना में एक यूटोपिया हो सकता है, लेकिन कई बार मुझे वो यूटोपिया बहुत प्रिय, बहुत मानवीय, सिर्फ काव्यात्मक नहीं, वो बिल्कुल इतना मानवीय लगता है कि उसके मतलब वो होता तो वाकई किसी आक्रमण की सूरत नहीं बनती और युद्ध से शांति आती है। इस यूटोपिया के मुकाबले ये यूटोपिया मुझे ज्यादा प्रिय है कि अगर हमारे स्वयंसेवक होते तो शायद वो चीन हमारी सीमा में नहीं आता। तो एक बात तो ये एक प्रसंग जो अनुपम जी ने कभी साझा किया था मुझसे भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में, वो ये था। दूसरा प्रसंग अनुपम जी के व्यक्तित्व की निर्मलता और तटस्थता को हमारे सामने रखता है। ये अनुपम जी ने नहीं, जनसत्ता में हमारे बहुत वरिष्ठ सहयोगी थे जवाहरलाल कौल। हम लोग बहुत गपशप हमारे बीच होती थी, तो जवाहरलाल कौल ने मुझे एक प्रसंग बताया। वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और भवानी प्रसाद मिश्र, सॉरी, अनुपम मिश्र, ये सब लोग किसी कार्यक्रम में एक साथ थे और रात को सब ये साथ सो रहे थे एक बड़े हॉल में। वहां किसी बात पे जवाहरलाल कौल ने भवानी प्रसाद मिश्र की आलोचना शुरू कर दी कुछ व्यक्तिगत ढंग से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उनको पांव मारते रहे कि हाँ अनुपम, उनके बेटे सोए हुए हैं, तुम चुप रहो। लेकिन कौल साहब को बात समझ में आई नहीं, वो अपनी रॉ में बोलते चले गए। अगले दिन जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उनको टोका कि क्या करते हो तुमने अनुपम जी के सामने ऐसी ऐसी बात कह दी, तो कौल साहब बड़े शर्मिंदा हुए। वो अनुपम जी के पास गए बोलने की, देखिए मैंने ऐसा कह दिया, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अनुपम जी बिल्कुल निर्लिप्त थे, हंसते हुए उन्होंने कहा कि अरे, आप एक कवि की आलोचना कर रहे, तो उसमें मैं क्या करता, मैं कहां दखल देता, और आप आश्वस्त रहिए, मुझे से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो ये अनुपम जी थे जिनको मतलब बहुत निर्मलता से बहुत सारी बातों को एक सहज परिप्रेक्ष्य में देख पाते थे। वह कविता जाहिल मेरे बाने, मुझे उस कविता को सुनाने का मोह इसलिए हो गया कि जब तक वो देशज ठाठ हमारी बातचीत में नहीं आएगा, तब अनुपम जी के व्यक्तित्व की के रेशे नहीं खुलेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की वो छोटी सी कविता है। मैं असभ्य हूं क्योंकि खुले नंगे पांव चलता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि चीर कर धरती धान उगाता हूं। मैं असभ्य हूं क्योंकि ढोल पर बहुत जोर गाता हूं। आप सभ्य हैं क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर। आप सभ्य हैं क्योंकि आग बरसा देते हैं भू पर। आप सभ्य हैं क्योंकि धान से भरी है आपकी कोठी। आप सभ्य हैं क्योंकि जोर से पढ़ पाते हैं पोथी। आप सभ्य हैं क्योंकि आपके कपड़े स्वयं बने हैं। आप सभ्य हैं क्योंकि जबड़े खून सने हैं। आप बड़े चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के मारे। आप सोचते हैं कि सीखता यह भी ढंग हमारे।
मैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अपने बाने, धोती कुर्ता बहुत जोर से लिपटाए हूँ यानी। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने जब जाहिल मेरे बाने कविता लिखी थी, तो इसमें उनका तीखा व्यंग्य बोध और उनकी निपट साहसिकता दोनों बड़े खुले ढंग से उजागर होते हैं। एक चीज मैं अनुपम जी में महसूस करता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र में जो तीखापन था, वह तीखापन रहा भी हो अनुपम जी में, तो उसकी वैसी अभिव्यक्ति उनके यहाँ नहीं थी। वो शायद उस तीखेपन को अपने भीतर जज्ब करते रहे होंगे। उन्होंने कभी उसको बहुत खुलकर व्यक्त नहीं किया। तो उनमें उनकी सादगी में कस के तो वो भी अपने बाने लिपटाए रहते थे। अपने विश्वासों को, अपनी आस्थाओं को वो बिल्कुल कस के पकड़े हुए थे, जैसे जाहिल मेरे बाने कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने पकड़ रखा है। लेकिन इस कस के पकड़े होने को उतनी ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत शायद वो महसूस नहीं करते थे। वो उनको मालूम था कि दूसरे देर सवेर इस बात को समझ जाएंगे कि इस आदमी के पिछड़ेपन को दूर करना उनके वश में नहीं है। एक बात ये, मुझे उनसे जो अपनी पहली मुलाकात है वो याद आ रही है। ये 1996 की बात थी। मैंने जनसत्ता ज्वाइन किया था, जनसत्ता से जुड़ा था मैं, और संपादकीय पृष्ठ पे जवाहरलाल कौल की इजाजत से मैं तमाम लोगों से लेख लिखवाता था। तो नर्मदा का कोई प्रसंग था, नर्मदा आंदोलन का,